नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों का एक तरह से बहुत ही बेसिक ज्ञान जिनमें है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो एक साधारण सी परिभाषा हम देखते हैं कि सार्थक वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी सार्थक वर्णों के समूह को क्या कह सकते हैं, वर्णमाला कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल बताता हूँ कि वह व्यवस्था जिसमें स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वह व्यवस्था जिसमें स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। यानी जिसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं और उनका क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण किया जाता है, पूरी जानकारी ली जाती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो, वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से वीडियो देख लें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि को व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्ह क्या कहलाते हैं। तो ध्वनि को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह क्या कहलाते हैं। तो ध्वनि को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह क्या कहलाते हैं, तो वह वर्ण कहलाते हैं। अब सबसे पहले ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो आवाज़ें निकलती हैं और उनको व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है, दूसरे तक पहुंचाया जाता है, उनको प्रकट करने के लिए या उनको अभिव्यक्त करने के लिए जो लिखित रूप है, यानी जो चिन्ह है, जिसको जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये जो चिन्ह हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इनको का नाम दिया गया है वर्ण। इनका नाम क्या दिया गया है, वर्ण। तो हमारी हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं, यानी 52 ऐसे चिन्ह हैं जिनके आधार पर हमारी हिंदी का निर्माण होता है लिखित रूप का। चलिए अगला है, भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप का नाम होता है। तो भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियाँ यानी आवाज़ें, और भाषिक ध्वनि के लिखित रूप का नाम होता है। तो जब हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम है वर्ण। यानी उसका नाम क्या रखा गया है, वर्ण है। चलिए नेक्स्ट है अपना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, या जिनमें वर्ण व्यवस्थित होते हैं एक तरह से, तो उसको कहा जाता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह का नाम ही क्या है, वर्णमाला है। अब शुरुआत में जो साधारण सी बात बताई कि सार्थक वर्णों के समूह को, यानी ऐसे वर्ण जो हमारी हिंदी में काम में लिए जाते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, यानी सार्थक कह सकते हैं। तो अर्थ तो वर्ण उनका अकेले वर्ण का अर्थ नहीं निकलता है। मैं आपको बता दूं, अकेले वर्ण का अर्थ कभी नहीं निकलता है। जब वर्णों का समूह होगा तब क्या होगा, अर्थ निकलेगा। तो निश्चित तौर पर वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसका नाम क्या होता है, वर्णमाला होता है। उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये तो पहली कक्षा में ही आ जाता है, बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं और उनका जो समूह है उसका नाम क्या है, वर्णमाला है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई होते हैं। लघुतम यानी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होते हैं, वर्ण या अक्षर होते हैं। तो दोस्तों, वर्ण या अक्षर होते हैं। अक्षर का मतलब है जिसका अक्षर नहीं हो, कभी नष्ट नहीं हो। अक्षर का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं हो, और वर्ण का मतलब है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसको खंडित नहीं किया जा सके। दोनों में अंतर कितना है, अक्षर का मतलब जो कभी क्षय नहीं हो, और वर्ण का मतलब है जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले क्या आते हैं, स्वर आते हैं, और स्वरों के बाद कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। स्वरों के बाद कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको, हिंदी में कुल जो ध्वनियां हैं वो 52 है। यानी कुल जो जिनको हम अक्षर कह दें या जिनको वर्ण कह दें वो कितने हैं, 52 हैं। उनमें से 11 हैं
वो स्वर माने जाते हैं। 44 हैं वो कुल मिलाकर होते हैं। कैसे? हमारी जो व्याकरण की किताबें हैं वो क्या कहती हैं कि 33 व्यंजन 11 स्वर कुल कितने हुए? 44। जबकि पूरा जोड़ा जाए तो क्या है? 52 जो अक्षर होते हैं। इनका जो विस्तार से विवेचन है कि 52 कौन कौन से होते हैं, 11 स्वर 33 व्यंजन कुल 44 हुए, और 52 कैसे होते हैं, इनका जो विस्तार से विवेचन अगले वीडियो में हम करेंगे। तो देखते रहिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद कौन से आते हैं? तो 11 स्वरों के बाद व्यंजन वर्ण आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा बताइए। तो सबसे पहले हमें वर्ण की परिभाषा को देखना है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण उस मूल यानी जड़ ध्वनि यानी जो शुरुआती ध्वनि को कहते हैं जिसके क्या नहीं किए जा सकते, कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको खंडित नहीं किया जा सकता है। और अक्षर का मतलब क्या बताया मैंने? जिसका क्षय नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं हो। तो वर्ण की परिभाषा बताइए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। चलिए, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तो हम विचारों को प्रकट करते हैं तो उस अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तो उस अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। यानी जैसे मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, तो वो जो विचार प्रकट कर रहा हूं उसके लिए मैंने माध्यम बनाया है, तो वो माध्यम है भाषा है। वो साधन क्या है? भाषा है। और इस भाषा के साधन के माध्यम से ही मैं आपके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। तो विचारों की अभिव्यक्ति या विचारों का संप्रेषण या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जो तरीका है, वो क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से हम विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगला है, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, ये हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है उसको हम क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। यानी हिंदी के जो 52 ध्वनि चिन्ह हैं उनको जिस लिपि में लिखा जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है, उस तरीके का नाम क्या है? देवनागरी लिपि है। यानी जो क, ख, ग, घ, अं, ये जो लिखते हैं हम, उनकी जो लिखने का जो तरीका है उसका नाम क्या है? देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट है, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है? भाषा को 2 प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, एक लिखित प्रकार से, दूसरा है मौखिक प्रकार से। तो हमारे सामने प्रश्न है कि भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तो भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है अक्षर। यानी हम भाषा को जब मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो वो क्या काम आते हैं? अक्षर हमारे काम में आते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत बड़ा अंतर है। अक्षर और वर्ण में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है? वो है अक्षर। यानी हम मौखिक रूप से किसी भाषा को प्रकट करते हैं, दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, तो कौन सा साधन काम में लेते हैं? अक्षरों को काम में लेते हैं। अक्षरों के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और भाषा को हम जब लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो कौन से साधन का उपयोग करते हैं? वर्ण का उपयोग करते हैं। तब हमारे सामने वर्ण काम में आता है। कई बार हम साधारण रूप में वर्ण या अक्षर को एक ही मान बैठते हैं। नहीं, एक नहीं है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि भाषा को मौखिक रूप से प्रकट किया जाएगा, वो क्या होगा? अक्षर होगा। और भाषा को लिखित रूप में प्रकट किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। चलिए आगे। अक्षर ध्वनि का वह रूप है, अक्षर ध्वनि का वह रूप है जो, यानी अक्षर ध्वनि का वह रूप है जिसके निर्माण में किसी अन्य ध्वनि अर्थात व्यंजन का योग नहीं होता है, वे कहलाते हैं। कि अक्षर ध्वनि का वो रूप है जिसके निर्माण में व्यंजन का योग नहीं होता है, यानी अन्य ध्वनि अर्थात व्यंजन का योग नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर हैं वो मूल रूप में स्वतंत्र हैं, स्वरों के निर्माण में व्यंजन का कोई योगदान नहीं रहता है। और व्यंजन के निर्माण में किसका योगदान रहता है? स्वर का निर्माण रहता है। तो व्यंजन है वो स्वर के योग से बनते हैं, जबकि स्वर हैं उनमें व्यंजन का योग नहीं होता है। तो अक्षर ध्वनि का वह रूप है जिसके निर्माण में किसी अन्य ध्वनि अर्थात व्यंजन का योग नहीं होता, वो कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं।
चलिए नेक्स्ट, वर्ण ध्वनि का वह रूप है। तो वर्ण ध्वनि का वह रूप है जिसके निर्माण में किसी अन्य ध्वनि, यानी जिसके निर्माण में अन्य ध्वनि यानी स्वर का योग होता है, उसे कहते हैं। वर्ण ध्वनि का वह रूप है जिसके निर्माण में किसी अन्य ध्वनि यानी स्वर का योग होता है, उसे कहते हैं व्यंजन कहते हैं। यानी जिसके निर्माण में स्वर का योगदान हो उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, नहीं सॉरी व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कितने हैं, यानी इसको ह्रस्व बोलते हैं, बहुत से लोग ह्रस्व बोलते हैं, लेकिन है आधा इसमें और र पूरा है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यहाँ है तो आधा है और र पूरा है, ह्रस्व होगा ये। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर हैं वो 4 हैं, जिनको लघु स्वर भी बोला जाता है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ए, ई, उ, री, ये 4 हैं, वो क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर माने जाते हैं, जिनका दूसरा नाम लघु स्वर भी है, लघु स्वर भी कहते हैं। तो 4 ह्रस्व स्वर हैं, ए, ई, उ और री। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर कितने हैं, तो इसका उत्तर है 3। और ये 3 कौन कौन से हैं, आ, ई और उ। ई भी बड़ी है और उ भी क्या है, बड़ा है। तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर हैं वो 3 हैं, आ, ई और उ, यानी बड़ी ई और बड़ा उ, ये दीर्घ स्वर हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर हैं वो 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ। ये 4 होते हैं, वो संयुक्त स्वर होते हैं। यानी ये जो हम दोनों चीजें ऊपर दीर्घ देख रहे हैं और नीचे संयुक्त देख रहे हैं, इनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन अगले प्रश्नों में। चलिए, अब हिंदी वर्णमाला में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी यहां पर मैंने दीर्घ लिखा है, यानी उच्चारण की दृष्टि से, कुल उच्चारण की दृष्टि से, यानी बड़े उच्चारण की दृष्टि से बड़े, जिनमें उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, वो उनकी संख्या कितनी है, तो 4 तो हो गए दीर्घ, और नहीं 3 तो हो गए दीर्घ, 3 तो दीर्घ और 4 हो गए संयुक्त, ये कुल कितने हो गए 7, और 4 हो गए लघु, और 4 लघु और 7 ये मिलाकर कितने हुए 11। 11 में से जो मूल दीर्घ हैं वो कितने हैं, आ, ई, उ 3 और 4 ये संयुक्त, ए, आई, ओ, औ, 4 ये संयुक्त हो गए, और कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास 11 स्वर हो गए। यानी 3 क्या हुए दीर्घ, 4 संयुक्त और 4 ह्रस्व या लघु। हिंदी वर्णमाला में संधि स्वर किसे कहते हैं, तो अपने एक आया है, हिंदी वर्णमाला में संधि स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनके निर्माण में मूल स्वरों का योग होता है। निर्माण 2 बार आ गया, तो मूल स्वरों का योग होता है, उसको क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके निर्माण में मूल स्वरों का योग होता है, उनको क्या कहते हैं, संधि स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं, अपने सामने आ गया, तो मूल स्वर कहते हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। तो जिनके निर्माण में मूल स्वरों का योग होता है उन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। अब संधि स्वर देखिए 3 है अपने सामने, जिनको दीर्घ स्वर के रूप में देखा था, आ, बड़ी ई और उ। दीर्घ संधि स्वर देखिए, ए प्लस ए, यानी ए और ए का जहां पर मेल होता है वहां क्या बनता है, आ बनता है। ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई का जहां पर मेल होता है, या छोटी ई मिले या एक बड़ी ई मिले, तो वहां पर इसका जो मेल होगा वो बनेगा ई, बड़ी ई बनेगा। ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो ये 3 दीर्घ संधि स्वर हैं, यानी ए और ए जब टकराते हैं तब आ बन गया,
ई और ई टकराया तब बड़ी ई बन गया, और ऊ टकराया तब क्या हो गया, बड़ा ऊ बन गया। तो यहां ये सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है कि 3 हैं वो दीर्घ संधि स्वर हैं। दीर्घ संधि स्वर कितने हैं, 3 हैं। चलिए, जिन स्वरों के निर्माण में 2 भिन्न स्वरों का योग होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के निर्माण में 2 भिन्न स्वरों का योग रहता है उनको क्या कहते हैं? पहले तो मूल स्वरों का योग था, अब यहाँ पर भिन्न स्वरों का योग है, तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहते हैं, यानी अलग अलग स्वर जहां पर आपस में मिलते हैं प्लस में, वहां पर उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। तो ऊपर हमने पढ़ा संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संयुक्त स्वर हमारे क्या थे? 4 थे। संयुक्त स्वर कितने थे? 4 थे, और उनको हम देखते हैं आगे प्रश्नों में। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो अब देखिए हमारे सामने प्रश्न आ गया, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे सामने 4 थे। ए प्लस छोटी ई मिलकर के क्या बना? हमारा ए बना, ए बना। ए प्लस ए से क्या बना? ए बना। देखिए यहां पर ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस ए बराबर ए प्लस ऊ बराबर ओ, और ए प्लस ओ बराबर औ। ये हमारे 4 संयुक्त स्वर थे जिनका निर्माण हुआ। ए और छोटी ई मिलकर के ए बना, ए प्लस ए को जोड़ करके यानी ए बना, और ए प्लस ऊ बराबर ओ बना, और ए प्लस ओ बराबर औ बना। तो इस प्रकार से 4 संयुक्त हुए। और हमने ऊपर देखे थे 3 दीर्घ संधि स्वर, और ये सारे के सारे जो हैं वो संधि में भी यही काम में आते हैं। अगर हमने यहाँ पहचान कर ली तो आगे संधि करने में हमें कोई समस्या नहीं आती है। तो ये 4 संयुक्त स्वर हैं, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर ए प्लस ओ बराबर ओ, ए प्लस ओ बराबर औ। ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की चीज है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर अगला अपना है वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, यानी बोलने में, उच्चारित करने में ज्यादा समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहा जाता है जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। चलिए, लघु स्वर किसे कहते हैं? तो लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो कम समय लगता है तो इसका मतलब वो क्या हो गए? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। और ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 क्या होते हैं? लघु स्वर होते हैं। और बाकी 7 को हम किस रूप में देख सकते हैं? 3 दीर्घ, 4 संयुक्त, कुल जिनका उच्चारण लंबा या समय लगता है वो 7। चलिए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? अब हिंदी में एक प्लुत स्वर भी काम में लिया जाता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की अपेक्षा 3 मात्रा काल समय अधिक लगता है। यानी लघु स्वरों के बजाय 3 मात्रा काल, 3 मात्राएं लगे उतना समय अधिक लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जैसे ओम, ओ बीच में ऐसा लिखा हुआ होता है और आगे म होता है, वो जो ऐसा होता है उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की अपेक्षा यानी छोटे स्वरों की अपेक्षा 3 मात्रा काल समय अधिक लगता है। 3 मात्रा काल समय अधिक लगने का मतलब 3 मात्राओं जितना ज्यादा समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। और ये अपनी वर्णमाला में जोड़ा जाता है, तो इसी कारण से एक वर्ण और बढ़ जाता है और बढ़ता है। तो जैसे हमारी व्याकरणों में दिया हुआ होता है कि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, कुल 44 होते हैं। और हिंदी में जब पूछा जाता है कि कुल ध्वनियाँ कितनी होती हैं तो 52 होते हैं। तो प्लुत स्वर भी एक और जोड़ दिया जाए तो 44 तो हो गए, एक की तो हम जानकारी ले लें तो 45 तो हम हो कर चुके। अगले वीडियो में हम 52 तक भी पहुंचेंगे, यानी गिनेंगे कि कौन कौन से और जुड़ते हैं। चलिए, मूल स्वर किसे कहते हैं? अब आया था कि मूल स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व या लघु स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं या लघु स्वर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है।
यानी ए ई कौन सी बड़ी, ऊ कौन सा, माफ कीजिए, ए छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है, चारों के चारों ह्रस्व या लघु स्वर हैं। चार क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं या लघु स्वर हैं। तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु स्वर किसे कहते हैं, गुरु स्वर, गुरु स्वर कहते हैं दीर्घ स्वरों, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। तो गुरु स्वर के रूप में हम, दीर्घ स्वरों के रूप में हम लें तो कितने आएंगे यहां पर, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, तो हमारे सामने आएंगे 7, जिनमें से 4 क्या हैं, यानी अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं जिनको संयुक्त बोलते हैं, और 3 हैं वो मूल स्वरों के योग से बने हैं जिनको दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है, और जो 4 बने हैं उनको दीर्घ संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो कुल होंगे 7। गुरु स्वर कितने हैं, 7, यानी बड़े हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय, अब यहां थोड़ी परिभाषा लंबी है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख विवर से, मुख का बिल जिसको कह सकते हैं, मुंह यानी मुंह के अंदर से बिना किसी रुकावट या बिना किसी घर्षण यानी टकराट के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन्हें कहा जाता है। तो देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राण वायु यानी अंदर की हवा मुंह के द्वारा, मुंह से बिना किसी रुकावट या बिना किसी घर्षण के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, तो देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख विवर से बिना किसी रुकावट या बिना किसी घर्षण के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं, उन्हें कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, यानी घर्षण नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है। ए बोला हमने, आ, कहीं रुकावट नहीं है, बिल्कुल हवा है वो बाहर सीधी की सीधी निकल जाती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। याद रखिए, संस्कृत में अलग है, हिंदी में अलग है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या है वो 11 है, और इनका उच्चारण करते समय स्थिति यह है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख विवर से बिना किसी रुकावट हुए बिना किसी घर्षण के स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं, उन्हें कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। यानी मुख विवर, मुख से, विवर बिल को कहते हैं कि मुंह के बिल से बिना किसी रुकावट, ये हिंदी का शब्द है इसलिए मुख विवर, यानी मुंह से बिना किसी रुकावट है बिना किसी घर्षण, यानी कोई भी घर्षण नहीं होता, कोई भी टकराट नहीं होती है, आपस में रगड़ नहीं होती है, तो वहां स्वर होता है। चलिए अगला है ऐसी ध्वनि। ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु कंठ से होती हुई मुख विवर अथवा नासिका, नासिका यानी नाक, विवर से स्पर्श या संघर्ष करती हुई मुख द्वार से बाहर निकलती है, उसे कहते हैं। यहां थोड़ा सा देखना, एक बार पुनः परिभाषा पढ़ता हूं कि ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु कंठ से होती है, पहले कंठ से टकराती है, फिर मुख विवर अथवा नासिका यानी मुंह का जो भाग है वो, अथवा नासिका नाक, विवर से स्पर्श या संघर्ष करती हुई मुख द्वार से बाहर निकलती है, उसे कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। यानी कौन सा व्यंजन कहते हैं, ये तो बात की बात है, यानी नाक से भी टकराती है और साथ ही साथ नासिका को भी थोड़ा बहुत स्पर्श से करती है नासिका, और मुंह यानी घर्षण होता है गले के, नाक के और मुंह से घर्षण करके निकलती है, उसे कहते हैं व्यंजन। और स्वर का जब उच्चारण होता है तो हवा सीधी की सीधी निकल जाती है, जैसे आ। और जब हम बोलते हैं पे, तो पे है बोलने में हमें जो हवा है वो टकराती हुई निकल रही है, और ए बोलने में हवा है वो बिल्कुल टकराती हुई नहीं निकल रही है, सीधी की सीधी निकलती है। तो यहाँ पर है ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु कंठ से होती हुई मुख विवर अथवा नासिका विवर से स्पर्श या संघर्ष करती हुई मुख द्वार से बाहर निकलती है, यानी
गले या नाक से थोड़ा बहुत संघर्ष करती है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, यानी नाक से भी आवाज निकलती है बोलते समय और मुंह से भी आवाज निकलती है, उसको क्या कहते हैं? यानी उस ध्वनि को क्या कहते हैं? यानी ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु यानी अंदर की वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? उस ध्वनि को कहा जाता है अनुनासिक ध्वनि। उस ध्वनि का नाम क्या है? अनुनासिक ध्वनि है। यानी अनुनासिक ध्वनि वो ध्वनि है जो कि मुंह और नाक दोनों के माध्यम से निकलती है। यानी थोड़ा नाक में जो आदमी बोलता है ना, उसकी स्थिति ये होती है। चंद्रबिंदु भी अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार भी अनुनासिक ध्वनि है। तो ये दोनों क्या है? अनुनासिक ध्वनियां हैं, यानी थोड़ी थोड़ी आवाज नाक से निकले। ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उस ध्वनि को अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है। अनुनासिक ध्वनि का रूप नाम दिया जाता है। चंद्रबिंदु किस प्रकार की ध्वनि है? चंद्रबिंदु अनुनासिक ध्वनि है, अनुनासिक ध्वनि है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है और अगले वीडियो में इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्ण जो माला है वो हिंदी की सबसे बड़ी रीढ़ है और इसको अगर हम जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिसको हिंदी की वर्णमाला आती है उसको हिंदी का जो 25% नॉलेज है वो हो जाता है। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ध्वनियों से संबंधित है, स्वर व्यंजन से संबंधित है, प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। वीडियो काफी लंबा है लेकिन फिर भी देखते रहे और एंजॉय करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन